हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी सेट यानी मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का 2024 का पेपर। ठीक है, इसमें आपको पता है कि दो पार्ट्स होते हैं या दो पेपर्स होते हैं, कह सकते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है जिसको हम स्किप करेंगे, और हम सिर्फ बात करेंगे पेपर सेकंड की, जहां पर हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं सेट ए कवर करवा रही हूँ। यहाँ पर 4 सेट होते हैं टोटल, सब में क्वेश्चन सेम होते हैं, बट उनका जो सीक्वेंस होता है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ताकि चीटिंग ना हो। ये पेपर जो है वो बायलिंगुअल होता है। जनरली यूजीसी नेट सिर्फ कंप्यूटर साइंस को इंग्लिश में देता है, बट देयर इज अ बेनिफिशियल। बट मेरा एक सजेशन है कि आप जितना हो सके ना कंप्यूटर साइंस के पेपर को इंग्लिश में सॉल्व करें, ताकि आपके लिए वो आगे बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बिना देरी की स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखो 51 क्वेश्चन से इसीलिए है क्योंकि 1 से लेके 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल स्टडीज के होते हैं, लाइक यूजीसी नेट। ठीक है, 51th क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रोपोजिशनल। ठीक है, प्रोपोजिशन क्या बोलता है आपको पता होगा। प्रोपोजिशन में दो चीजें होती है, विच इज ट्रू और फॉल्स। या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो जिस स्टेटमेंट में भी आपको ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो स्टेटमेंट हमारा प्रोपोजिशन हो जाएगा। इट्स लाइक मैं आंसर से बताती हूँ आपको कैसे। तो आंसर जो है बी इज करेक्ट, विच इज कि 1 इवन प्राइम नंबर इज ट्रू। ऑब्वियसली एक प्राइम नंबर भी है और 2 एक इवन नंबर भी है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर लिखती कि 3, तो 3 इज नॉट इवन प्राइम नंबर, तो 3 जो होता था फॉल्स होता था। लेकिन बस यहाँ पर क्या है कि ये स्टेटमेंट में सिर्फ दो ही कंडीशन है, या तो ट्रू या फॉल्स, या 1 या 0। ठीक है, मैक्सिमम हम जो डिस्क्रीट मैथ्स का पार्ट है, तो डिस्क्रीट मैथ्स में हम ट्रू या फॉल्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब रही बात गॉड ब्लेस यू, तो आप ये एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो या ब्लेसिंग दे रहे हो, तो देयर इज अ नो रिलेशन फॉर प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रोपोजिशन में यहाँ पर हम ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं जनरली। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रू और फॉल्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। गेट मी अ कप ऑफ टी, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप ऑर्डर दे रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ट्रू और फॉल्स नहीं होगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पर इस टाइप का, क्योंकि टूडेज डेट, अब आप डेट में क्या बोलोगे, ट्रू और फॉल्स बोलोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। आपको प्रॉपर डेट बतानी पड़ेगी। दैट इज वाई कि इट इज नॉट बिलोंग्स टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी स्टेप इन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव हाइपोथेसिस। ठीक है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस जो है वो इसकी मैंडेटरी स्टेप है, जहां पर ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो है, बिल्कुल इसके डेफिनेशन से ही क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, लेट फंक्शन आपको f दे रखा है और g दे रखा है। ठीक है, 1 to 1 देन फंक्शन g o f इज ऑल्सो 1 to 1। क्यों? क्योंकि देखो अगर वो f एंड g फंक्शंस हैं और वो 1 to 1 है, तो अगर आप उसको g o f करो या f o g करो, वो 1 to 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर अगर यहीं पे अगर मेनी टू 1 होता तो फिर वो उल्टा हो जाता। तो इसीलिए तीनों हमारे लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कैंसिलेशन लॉ आर ऑलवेज सेटिस्फाइड इन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ जो होता है वो किसको सेटिस्फाई करता है, इंटीग्रल डोमेन्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे, क्या बोल सकते हैं हम इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट इज अ सब ग्रुप ऑफ इंटरवल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अंडर द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो जब भी आप मैट्रिक्स की बात करते हो, अगर हमारे पास वहां पे मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे जब भी एक ही, मतलब हम एक ही डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जब आप ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हो किसी डिटर्मिनेंट 1 की, ठीक है, तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो उसका इन्वर्टिबल होगा। आपने पढ़ा है ना इन्वर्टिबल फंक्शंस, या हम आइडेंटिटी लॉ पढ़ते हैं, तो वहां पर हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो दैट इज द डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन है, मतलब उस लॉ से इन्होंने क्वेश्चन बना के पूछा है। क्योंकि आप आइडेंटिटी लॉ जानते हैं कि आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर a इंटू 1 है, ठीक है, तो वो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो फिर हमारे पास कंडीशन क्या आती है, ऑब्वियसली a ही आएगी। तो दैट इज द, यही इसकी डेफिनेशन है। तो आप किसको लेते हैं उसमें, 1 को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ सिंपल ग्राफ विथ एन वर्टेक्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पॉसिबल नॉन जीरो वैल्यूज हैं किसमें, हम एडजेसेंट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा। अगर आपके पास जब भी एन वर्टाइसेस होते हैं
तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि n(n-1) डिवाइड बाय 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम यहाँ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और मैट्रिक्स में आप जानते हो ना कि मल्टीप्लीकेशन होता है। लाइक हम बोल सकते हैं ना कि n इंटू n का मल्टीप्लीकेशन होता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो कि हम वर्टाइसेस और एजेस को भी ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए हमने n-1 करते हैं। एजेस कितनी होती है? n-1 होती है ना, इसीलिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा? ठीक है, तो देखो ये आइडेंटिटी लॉ वगैरह भी इस टाइप से आते हैं। ठीक है, तो इनमें देखो आप समझो कि अगर सबसे पहले हम करेक्ट देख लेते हैं, फिर हम इनकरेक्ट देखेंगे कि क्यों वो इनकरेक्ट है। देखो ए और उसका कॉम्प्लीमेंट हम एडिशन कर रहे हैं तो 1 आएगा, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये डायरेक्टली लॉ है, ये रूल है, हम इनको ना हम इनको चेंज कर सकते हैं और ना ही हम इनमें कोई मतलब हम इनको फॉल्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो ए इंटू ए, आप जानते हो कि अगर मैं 1 इंटू 1 करूंगी तो ऑब्वियसली क्या आएगा? 1 आएगा, तो यही कंडीशन है। 1 इंटू 1, अगर मान लो कि 1 इंटू इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? 0, तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 0 ही आएगा। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट में मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना तो 0 आता है, और जब भी कॉम्प्लीमेंट के साथ हम प्लस करते हैं ना तो 1 आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये लो है। लेकिन आप ऐसी कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है कि आप उसी सेम वेरिएबल्स के साथ उसका कॉम्प्लीमेशन को ऐड करोगे तो यहाँ पर ए आएगा, नहीं, ये नहीं होता, 1 आता है। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज वाई कि करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि उसने नॉट पूछा था। ठीक है, सो आपको ये रूल्स ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल और बेसिक है, क्योंकि जब आप डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ते हो ना या बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हो ना तो वहां पर ये सिंपल रूल जो है वो बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। बोथ ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आर मेंबर्स ऑफ कैटेगरीज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी। तो आप जानते हो कि एलपीपी में हम दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है? तो नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, उसको हम नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, जहां पर आप जानते हो आप नोड से एजेस को कनेक्ट करते हो, फिर नेटवर्क फ्लो देखते हो। ठीक है, तो ये ना थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है और इसमें डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, आपको गिवन है जहां पर आपको ए बी सी डी ई नोट्स गिवन है। सो आपको अब बताना है कि ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू अबाउ ग्राफ। ठीक है, सो हमको दे रखा है सर्किट पाथ है या हैमिल्टन पाथ और सर्किट दोनों है या फिर दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो बस हमको ये देखना है कि सर्किट और पाथ है या नहीं। ठीक है, उससे हमारा क्वेश्चन बच जाएगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं सर्किट की बात करती हूँ तो हैमिल्टन सर्किट, सबसे पहले हैमिल्टन ग्राफ क्या होता है ये समझना जरूरी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हैमिल्टन पाथ जो होता है कि वो क्या बोलता है कि नोड को आप सिर्फ एक बार ट्रेवर्स करोगे, चाहे आप एजेस को 10 बार ट्रेवर्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो नोड्स होते हैं उनको सिर्फ एक बार विजिट करना है। कैसे कि लाइक ए है, ए से मैं बी पे गई, बी से मैं सी पे गई, ठीक है, फिर सी से मैं ई पे गई, ठीक है, ई से मैं डी पे गई। तो मैंने क्या करा, सारे ही जो नोड्स है उनको सिर्फ एक एक बार ट्रेवर्स करा है। अगर मेरे को इस एज पे मूव करना है तो मुझे डी से सी पे जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, मैं सी पे दूसरी बार आ गई। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, हैमिल्टन ग्राफ के विरुद्ध है, ये हैमिल्टन ग्राफ के ऑपोजिट है। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पर एक नोड को एक बार ट्रेवर्स कर सकते हो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैमिल्टन ग्राफ। अब हम सर्किट की बात करते हैं। तो हैमिल्टन नाम में स्पष्ट है कि हैमिल्टन तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि सर्किट मतलब क्या है कि उसमें सर्किट बने लेकिन ट्रेवर्स वो एक ही बार करना चाहिए। तो देखो अगर मैं हैमिल्टन सर्किट की बात करती हूँ, यहाँ पर मैं हैमिल्टन सर्किट का एग्जांपल दूंगी और यहाँ पर मैं हैमिल्टन पाथ का एग्जांपल दूंगी, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, अब हैमिल्टन सर्किट क्या बोल रहा है कि आप एक बार ट्रेवर्स कर रहे थे, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से ई पे गए, ई से हम डी पे गए और डी से हम वापिस से सी, क्योंकि सर्किट बनना चाहिए। लाइक सर्किट क्या होता है कि आप जिस उससे आपने स्टार्ट किया आप उसी पे पहुंच जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहुंच तो रही हूँ लेकिन मेरे पास सी 2 बार ट्रेवर्स हो रहा है। ठीक है, और हैमिल्टन सर्किट क्या बोलता है कि जो पहली वाली जो नोड है वो ट्वाइस विजिट कर सकते हैं, ये अलाउड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ना अब जहां से स्टार्ट सर्किट मतलब क्या कि जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आप आके खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए पहली वाली नोड तो 2 बार विजिट होगी, लेकिन जो बीच वाली नोड है वो फालतू में ही 2 बार विजिट हो रही है। दैट इज वाई कि सर्किट तो बन रहा है लेकिन ये सर्किट हमारे हैमिल्टन सर्किट को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि
ए के अलावा या फर्स्ट नोड के अलावा कोई और नोड जो है वो टू टाइम्स विजिट नहीं होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू दैट मैंने आपको बताया कि बस ये सी अगर बीच में यहाँ पर कोई और नोड दे देता तो फिर वो सर्किट भी बन जाता और वो हैमिल्टन भी होता। ठीक है, सो दैट इज वाई कि हैमिल्टन सर्किट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सी हमारा ट्वाइस बार मतलब विजिट कर रहा है। ठीक है, ट्वाइस विजिट में आप लिख सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं एचपी की यानी हैमिल्टन पाथ की। तो देखो हैमिल्टन पाथ क्या बोलता है कि यहाँ पर सर्किट का कोई रोल नहीं है। तो हम जब एक बार सारे हैमिल्टन मतलब क्या कि एक ही बार में सारे ट्रेवर्स करने हैं हमको नोड्स को, तो ए से मैं बी पे गई, बी से मैं सी पे गई, सी से मैं ई पे गई और ई से मैं डी पे गई। ठीक है, तो हमने हर एक नोड को एक एक बार विजिट कर लिया है। यहाँ पर एजेस को हमको रिपीट नहीं करना है, नो नीड टू रिपीट दिस एजेस। ठीक है, अगर मैंने ये एजेस को ट्रेवर्स नहीं भी किया तो चलेगा, बस हमको यहाँ पर नोड को देखना है। नोड इज इंपॉर्टेंट। आपने ए को विजिट कर लिया, बी को विजिट कर लिया, सी को विजिट कर लिया, ई को और डी को। ठीक है, क्योंकि हमको सर्किट तो बनाना नहीं है, तो पाथ जनरली फॉलो। तो अगर मैं बोलूँ कि हैमिल्टन पाथ मेरा बन रहा है तो वो इस टाइप से बिल्कुल शो करेगा। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर हम एजेस को ट्रेवर्स नहीं करें, दो एजेस छूट रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम जब इलियंस ग्राफ को यूज करते तो वहां पर आपको सारी एजेस को ट्रेवर्स करना पड़ता। अगर हैमिल्टन जो ग्राफ होता है वहां पे अगर एजेस रह भी जाती है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो उसके रूल को फॉलो करता है। सो यहाँ पे ए बी सी डी और ई इन सबको फॉलो करना है, और पाथ है तो सर्किट बनना ही नहीं चाहिए। सो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक हैमिल्टन पाथ है लेकिन ये सर्किट नहीं है, क्योंकि ये हैमिल्टन ग्राफ के रूल्स को तोड़ रहा था। ठीक है, सो दैट इज वाई की करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, द स्टेप फॉर फाइंडिंग पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सर फॉर अ बाइनरी ट्री। तो आपको पता है कि अगर हम पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ट्रेवर्स करते हैं लेफ्ट, फिर हम करते हैं राइट नोड, फिर करते हैं रूट नोड। क्योंकि पोस्ट मतलब क्या कि सबसे बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, यानी कि हम जब रूट नोड की बात करते हैं तो रूट नोड सबसे लास्ट में, यहाँ पर पोस्ट मतलब सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, अब अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करती हूँ तो प्री ऑर्डर क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, रूट नोड को ट्रेवर्स करो। ठीक है, ये प्री ऑर्डर की डेफिनेशन है। ठीक है, कि सबसे पहले हम रूट नोड को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री। ठीक है, अब अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूँ तो इन ऑर्डर क्या कहता है, ये इन ऑर्डर की डेफिनेशन है क्या कि लेफ्ट सब ट्री सबसे पहले, फिर रूट और राइट सब ट्री। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला इस टाइप का कुछ नहीं होता है क्योंकि ये गलत है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल रॉन्ग ही है। ठीक है, तो ये तीनों ही मैंने आपको बता दिए, तीनों डेफिनेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। फॉर एन n वेरिएबल्स बुलियन फंक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स इज। n वेरिएबल्स के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर n माइनस 1। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, हमको एक मतलब गिवन है कि आपको ऑक्टल्स में दे रखा, आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में। तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ऑक्टल में दे रखा है तो आप जानते हो कि ऑक्टल के लिए हम कितनी लेते हैं, पावर 3, आपको पता होना चाहिए। तो आप इन सभी डिजिट्स को 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लोगे या 3 के फॉर्मेट में लिखोगे। लाइक 1 है तो 001, 2 है तो 010, 1 है तो अगेन 001 और 7 है तो 111। ये बाइनरी फॉर्मेट है इन सभी नंबर्स का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इनको 4 में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक अगर मैं यहाँ से पीछे से बैक साइड से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अगर हमारे पास आगे रिमेनिंग कोई बिट बचती है तो हम उसमें 0 लगा देंगे। तो सबसे पहला आता है, ये 4 बिट है, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल की बात करते हैं 16 वो 4 डिजिट्स को फॉलो करता है या 4 डिजिट के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर 1 1 1 1 ये किसको डेनोट करता है, 15 को, जिसको हम हेक्साडेसिमल में f लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस से लास्ट से 4 की, तो 1 0 0 0, तो ये किसको डेनोट करता है, 8 को। ठीक है, आप जब इसको बाइनरी फॉर्मेट में निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा ये 8 को फॉलो करता है। ठीक है, अब रही बात 0 1 0 0, तो आप जानते हैं कि 0 0 1 0 जो है वो 2 को डिनोट करता है। एग्जाम्पल के लिए 10, अगर हमारे पास आगे की 2 बिट 0 रहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 8 F। अब आप सोचोगे कि 0 कहाँ से आया, तो आप देखो कि जब भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट की बात होती है तो 4 डिजिट में उसको शो करते हैं। अगर हमारे पास आगे कुछ नहीं है तो हम उसको 0 से डिनोट कर देते हैं। दैट इज वाई कि यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लगा हुआ है। ठीक है, और किसी में भी आपको F नहीं दिखेगा। अगर आपने एक बार में 15 निकाल लिया
तो आपको आंसर मिल जाएगा वैसे तो, क्योंकि सब में 7 7 दे रखा है, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। A computer has 32-bit instructions in 12-bit address. आपको गिवन है if there are 240 या 2 address instructions, how many one address operations can be obtained? ध्यान से देखना है, 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपकोड बिट की बात करते हैं, तो ऑपकोड बिट फॉर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज, तो 32 बिट है ना, -2 यहाँ से आया क्योंकि आपको 2 इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, और 12 बिट कहाँ से आया, 12 यहाँ से आया, ठीक है। तो 32 - 2 × 12 तो कितना आ जाएगा 8। आप अब जिसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 8, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्योंकि आप देखो 32 में से 24 को माइनस करोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 8। तो आपका ऑपकोड निकल गया। अब रिमेनिंग ऑपकोड कितने हैं, तो 2 की पावर में 8, ठीक है, और 240, क्योंकि 240 ये रहा, ठीक है। और 8 कहाँ से आया, तो ये जो आपने ऑपकोड की बिट निकाली थी ये, ठीक है। तो 2 की पावर में 8 माइनस कितना हो जाएगा 240, ठीक है, और इज इक्वल टू आप इसको क्या लिख सकते हो 16, मतलब आप जब इसको सॉल्व करोगे टोटली तो इसका आंसर क्या आएगा 16, है ना। 2 की पावर 8 मतलब 256, 256 माइनस 40 कितना हो जाएगा 16, इज इक्वल टू कितना। अब आप 16 को कैसे किस फॉर्मेट में लिखोगे, बिट के फॉर्मेट में, लाइक 2 की पावर 4, ठीक है। अब आगे थर्ड स्टेप क्या है कि यूज अनयूज्ड 12 बिट एड्रेस फील्ड टू एक्सटेंड द ऑपकोड। आप इस 12 को अगेन यूज करोगे फॉर एड्रेस फील्ड के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 2 की पावर 4, मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि स्पेस रहे थोड़ी मेरे पास। अब हम क्या कर रहे हैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर मैंने लिख दी 4, ठीक है, कहाँ से आई, यहाँ से, ठीक है, इनटू 2 की पावर 12 कहाँ से आई, 2 की पावर 12, क्योंकि हमने अभी देखा ये रहा 12 बिट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो 12 तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 16। आप जानते हो कि जब बेस सेम होता है तो पावर सम होती है, तो 12 और 4 कितना हो गया 16, ठीक है। तो 2 की पावर 16 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास 65536, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो सबसे पहले कंसीडर द फॉलोइंग मीन टर्म एक्सप्रेशन फॉर एफ, के लिए आपको बताना है, आपको एफ की वैल्यूज गिवन है PQRS, और आपको यहाँ पर गिवन है जो वैल्यूज हमको बतानी। तो मीन टर्म और मैक्स टर्म होता है, मीन टर्म मतलब समेशन वाली, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट आपको गिवन है यहाँ पर 2 4 8 13, यहाँ पर 2 4 8 सॉरी 2 7 8 और 13, ये सब क्या कंडीशन है, डोंट केयर की कंडीशन है, ठीक है। तो देखो जब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगी तो उससे पहले आप एक चीज देख लो कि जहां पर 0, ये पूरा आपको पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी बना होता है, बस आपको इसमें वैल्यू फिल करनी होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे 0, ठीक है, 0 यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद 2, तो 2 आपको पता है 2 क्योंकि डोंट केयर की कंडीशन है, तो पहले आप डोंट केयर कंडीशन फिल कर लो, 2 7 8 13, तो जहां पे 2 7 8 13, ठीक है, ये चारों डोंट केयर की कंडीशन है। बाकी जो कहाँ पर बाकी जो वैल्यूज बची है रिमेनिंग 0 5 10 और 15, तो 0 5 10 और 15 ये चारों कौन सी कंडीशन है, 1 की, ठीक है। सो देखो अगर आपको कोई डाउट हो ये वाले जो बनाने में, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, या फिर मैं आपको इसको डायरेक्टली भी बता दूंगी कभी शॉर्ट वीडियोस में कि आप इसको कैसे बना सकते हो। जनरली आप कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये वाली वैल्यूज बार बार चेंज होती है। अगर आपको ABCD गिवन होता है तो ABCD, और ये सेम रहती है 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 और 12 13 15 14, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, जितना हो सके लार्ज हम वो बनाएंगे, लार्ज इसमें वो जो इनकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं पेयर करना चाहती हूँ तो पेयर करूंगी मैं ऑक्टेट, 4 का ऑक्टेट बन रहा है इन चारों का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इन दोनों में से P और Q, अगर P का कॉम्प्लीमेंट और P कैंसिल हो गया तो क्या बचा Q, ठीक है, तो मैंने लिख दिया Q, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला जो ऑक्टेट है इसमें और इसमें बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से R का बार मतलब R का कॉम्प्लीमेंट और R ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या रिमेनिंग S, तो हमने लिख दिया S, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
तो आगे हमारे पास नेक्स्ट जो ऑक्टेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए से। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट ऑक्टेट ए से बन सकता है, कौन ए से। ठीक है, 4 का ऑक्टेट बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि इसका और इसका पहले मैं निकालती हूँ, तो आर का कॉम्प्लीमेंट और आर, तो आर का कॉम्प्लीमेंट और आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट का टर्म क्या आएगा, एस का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो एस का कॉम्प्लीमेंट हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले में, क्योंकि आपने ये तो सॉल्व कर लिया है, अब इन दोनों में क्या आ जाएगा, पी का कॉम्प्लीमेंट और पी कैंसल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो देख सकते हैं आप क्यू का कॉम्प्लीमेंट, एस का कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि आगे पीछे हो। ठीक है, और क्यू और एस ही आ गया, क्यू और एस। ठीक है, सो आपको बस जनरली पेयरिंग करनी है और आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। What is the minimum number of gates required to implement the boolean function? आपको गिवन है a b plus c if we have to use only 2 input NOR gates। ठीक है, सो देखो जनरली इसको सॉल्व करने का ये लंबा मेथड है। मैं इसको आपको लास्ट में ना एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, बट उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वेनेवर जब भी आप देखोगे इसको कि एंड यूजिंग ओनली नॉर गेट, जब हम एंड के साथ सिर्फ नॉर गेट का यूज करते हैं तो वहां पर आप 3 नॉर गेट यूज करोगे। ठीक है, इफ अगर हम और के साथ अनदर वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो हम उसमें +1 कर देंगे, क्योंकि आप एंड और को यूज कर रहे हो ना, है ना, एंड और को यूज कर रहे हो, और यहाँ पर कितने 3 वेरिएबल्स है ऑलरेडी, 3 नॉर गेट है, और अगर आप एक और नॉर गेट यूज करोगे तो 4 गेट हो जाएंगे। ठीक है, ये फंडा है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, शायद आपको समझना है, तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि देखो कितने वेरिएबल्स है, टोटल 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स प्लस कितने ऑपरेशन है, 1 ऑपरेशन है यानी प्लस है, तो आप इसको टोटल कर लेना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो और आप इसको समझ के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। इफ P एंड Q आर बुलियन वेरिएबल्स, आपको गिवन है, आपको पूरी वैल्यू गिवन है और आपको इसको पूरे को सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना है सिंपली। तो जस्ट करते हैं कैसे, देखो सबसे पहले आपको सिंपली मिडिल टर्म लेना है, तो मैं आपको यहाँ नहीं समझाऊंगी, मैं यहाँ तक समझाऊंगी, यहाँ से समझाऊंगी, दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है ताकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बिल्कुल गोच पोच ना हो। ठीक है, सो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ इस मिड वेरिएबल्स की, तो मिड टर्म में हम क्या लेंगे, पी कॉमन लेंगे, तो आप देख सकते हैं ये पी और ये पी कॉमन आएगा, तो ये जो पूरा मिड टर्म लिखा हुआ है ये पूरा मिड टर्म पी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा क्यू डैश आर। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपली समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब आपको आपका इस एक्सप्रेशन किस प्रकार से हो जाएगा कि P प्लस क्यू डैश, तो ये P प्लस क्यू डैश आ गया पहला टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या था, ये पूरा टर्म हमने किस में कंबाइन कर दिया, ये पूरा टर्म ये बना दिया, तो ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड टर्म क्या है, ये थर्ड टर्म एज इट इज यहाँ पर आ गया। अभी तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो, अभी हमने सिर्फ मिडिल टर्म को सॉल्व करा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम आगे समझते हैं हमारा नेक्स्ट जो है कि स्टेप 2 क्या कहती है, एब्जॉर्प्शन लो। एब्जॉर्प्शन लो क्या कहता है कि P है और P में आप कुछ भी XYZ ऐड कर रहे हो तो P ही वो आएगा। ठीक है, तो अब इस एब्जॉर्प्शन लो को हम कैसे यूज करते हैं तो देखते हैं। तो आपको ये वैल्यू दिख रही है यहाँ पर कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लाइक अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करेंगे, हम इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके हम इसको यूज करेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो P देखो आपको ये इस टाइप से दिख रहा है, P प्लस P और यहाँ पर क्यू डैश की जगह क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो कुल मिला के टोटल क्या आ जाएगा हमारा, P ही आ जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं इतने एक्सप्रेशन को क्या लिख सकती हूँ, P लिख सकती हूँ, बिल्कुल। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसको आपने P लिख दिया, ठीक है, प्लस ये वाला क्यू डैश प्लस आर एज इट इज आ गया, और ये लास्ट वाला जो है ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अभी हमने सिर्फ हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सबको छोटा करते जा रहे हैं। अब आप देखो एक्सप्रेशन कितना बड़ा था और अब ये कितना छोटा हो चुका है। ठीक है, तो अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लो। डिस्ट्रीब्यूशन लो आप जानते हो कि एक्स वाई जेड है तो एक्स के साथ वाई को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक्स के साथ जेड को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपली अब हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है आपकी एक्सप्रेशन अभी तक कहाँ थी, ये यहाँ तक थी। ठीक है, अब हम इस P को अभी के लिए भूल जाएंगे, इस P को अभी आप इग्नोर करो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये दोनों एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशन में डिस्ट्रीब्यूशन लो अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, Q का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर Q का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे Q डैश के साथ, फिर R का मल्टीप्लाई
इसके साथ करेंगे और आर का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो टोटल एक्सप्रेशन 4 बनेंगी। ठीक है, तो करते सबसे पहले क्यू का मल्टीप्लाई पी आर के साथ, तो क्यू डैश पी डैश आर डैश। ठीक है, अब क्यू का मल्टीप्लाई क्यू डैश के साथ, तो जब भी आप बुलियन अलजेब्रा में क्यू का जो सेम वेरिएबल्स है अगर वो 2 बार आ रहे तो हम उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, दैट इज वाई कि क्यू डैश और क्यू डैश को हम सिर्फ क्यू डैश लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है आर की बारी, तो आर पी डैश और आर डैश। ठीक है, तो आर पी डैश आर डैश और आर का मल्टीप्लाई क्यू डैश के साथ, तो आर क्यू डैश। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आपको अभी यहाँ पे कोई डाउट होगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तक हम पहुंच गए सिंपली। अब देखो आर और आर डैश को हम 0 लिख सकते हैं, तो जब आर और आर डैश 0 होते हैं तो आप इसको, अगर आपको 0 होता है तो पी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कर लो अगर आप किसी का मल्टीप्लाई 0 में करते हो तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, बाकी सारी एज इट इज जो वैल्यू है वो देखो सेम टू सेम लिखी हुई है, बाकी बस ये 0 हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सब में से आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, आपको इन सब में से एक चीज कॉमन दिख रही है, क्यू डैश और क्यू डैश। इस 0 को भूल जाओ, क्यू डैश क्यू डैश क्यू डैश, हमने इनको कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर पी डैश आर डैश एज इट इज लिख दिया, प्लस क्यू डैश यहाँ पर था तो 1 रिमेनिंग रहेगा जब आप कॉमन लेते हो, और यहाँ पर क्या कॉमन रिमेनिंग रहेगा आर। ठीक है, अब क्यू डैश आप जानते हो कि किसी का भी मल्टीप्लाई एक्स के साथ करते हैं, ये हमारे लिए पूरा एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्यू डैश और इंटू एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, मतलब क्यू डैश आ जाएगा, और इनटू इस पूरी वैल्यू का मतलब नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, है ना, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू डैश। ठीक है, अब आप जानते हो कि स्टेप सेकंड में आपने यहाँ पर पी को इग्नोर किया था, क्योंकि हमने ये सारी जो सॉल्यूशन करा था सिर्फ इसके लिए करा था, अभी पी बाकी था, तो इस क्यू डैश के साथ हम क्या लिख देंगे, पी ओनली, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पी क्यू डैश। ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ पी था, पी डैश नहीं था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू डैश। ठीक है, जनरली जब हम जब सॉल्यूशन इसको पूरा लिखती हूँ तब क्या होता है कि यहाँ पर मेरे पास ये वाला साइन नहीं मिलता है मुझे, सो इसीलिए मुझे ये डैश लगाना पड़ रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है और इस डैश को भी हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंट करने के अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Question number 67. How many 32K into 1 RAM chips are needed to provide a memory capacity of 256 byte? ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये गेट PYQ का क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं रिपीटेड PYQ ऑफ UGC एंड गेट दोनों। ठीक है, सबसे पहला आता है रिक्वायर्ड मेमोरी आपको गिवन है 256, यहाँ से लिया है ना, और कितने बाइट दे रखी है उसने, बाइट्स में दे रखा है, तो हम उसको बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे आपने मल्टीप्लाई करा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये मत पूछना कि 8 कहाँ से आया, जब भी आप किसी भी को बाइट को बिट में कन्वर्ट करते हो तो आप 8 का मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, सिंपली 32 इंटू 1 को आप एज इट इज लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी बिट में कन्वर्टेड है तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे आगे, अब आपका फॉर्मूला यूज करेंगे हम, नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड ऑफ मेमोरी बिट्स और चिप कैपेसिटी। तो चिप कैपेसिटी जो है वो ये है, तो इसीलिए ये नीचे लिखाएगी, यानी कि लोअर बाउंड में। ठीक है, तो 24048 यहाँ से लिखा हमने, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो के से के कट जाएगा जनरली, क्योंकि उसकी वैल्यू सेम होती है, और फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर सकते हो कि 2 की पावर 2048 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 11 आई थिंक, है ना, और यहाँ पर 2 की पावर 5। ठीक है, और जब आप 11 में से 2 की पावर 11 में से 5 माइनस करोगे, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 6। ठीक है, 2 की पावर 6। ठीक है, और 2 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, 64, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज वाई की करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68. Which one of the following expressions does not represent exclusive OR of x एंड वाई? तो हमको बताना है एक्सक्लूसिव और इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो देखो, जो एक्सक्लूसिव और को रिप्रेजेंट करने वाली कंडीशन है वो ऑब्वियसली तीनों है। अब ये क्यों नहीं कर रहा है कि 1 इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो एक्सोर बिकम्स इग्नोर। अगर एक इनपुट जो है हम उसको कॉम्प्लीमेंट में लेते हैं तो एक्सोर जो है वो एक्सनोर बन जाता है, और अगर हम दोनों इनपुट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एक्सोर रिमेन्स एक्सोर। सो दैट इज वाई कि ये क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लूसिव नोर नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बाकी तीनों एक्सक्लूसिव नोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है,
एक्चुअली में जो नोर है, नोर का उल्टा जो है वो एक्सक्लूसिव और है, लेकिन हम उसमें एक कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। आपको पता है एक्सोर की कंडीशंस क्या होती है? एक्सोर क्या बोलता है कि आप औरों से अलग चलोगे तो आप 1 पे आओगे, यानी कि 0 जहां पर अगर एक 1 होता है तो आप 1 पे जाते हो, ठीक है। सो ये उसकी कंडीशंस होती है, तो इनकी अपनी कंडीशंस होती है, ठीक है। सिंपली तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच मेमोरी इज डिफरेंट टू इंटरफेस विद द प्रोसेसर। अगर हम बात करें इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो डिफिकल्ट है टू इंटरफेस द प्रोसेसर विद डायनेमिक मेमोरी, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी की हर टाइम चेंज होती रहती है और वो रन टाइम पे उसकी मेमोरीज की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है। सो दैट इज वाई कि हम उसको कह सकते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस कम्युनिकेट विद द प्रोसेसर थ्रू अन। तो आप जानते हो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किसके थ्रू कम्युनिकेट करती है? इनपुट आउटपुट बस के थ्रू, ठीक है। कंट्रोल बस नहीं होता है वैसे तो, सिस्टम बस हो सकता है, बट जनरली जो एमपीपीएससी ने इसका आंसर सी माना था, दैट इज वाई मैं आपको सी बता रही हूँ और आप इसको सी से याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, which one of the following loop is used to ensure that data the statement within a loop are executed at least once। आप जानते हो कि डू वाइल लूप में वो क्या करता है, एटलीस्ट वो एक बार तो प्रिंट करेगा ही करेगा। डू वाइल लूप की कंडीशन होती है, फोर लूप क्या करता है कि वो जब तक प्रिंट नहीं करेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन डू वाइल लूप क्या कहता है कि एक बार वो एटलीस्ट कंडीशन को प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर वो चेक करेगा, ठीक है। सो इसका नाम ही है कि वो एक बार तो डू करता ही है, ठीक है। 72 क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑपरेटर टू एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर्स इन डिफरेंट इंस्टेंस इज नॉन एज, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसेस की बात करते हैं वहां पर हम ऑपरेटर की बात करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर्स होता है वो डिफरेंट होता है, उसको हम क्या करते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आप जानते हो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन में हम डेटा बाइंडिंग करते हैं, जो हमारा फंक्शन और डेटा जो है वो इनकैप्सुलेट होता है। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इसेंशियल डिटेल्स को दिखाने के लिए होता है। डेटा हाइडिंग एक टेक्निक होती है जहां पर हम डेटा को हाइड करते हैं। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है, हर ऑपरेटर जो हम ओवरलोड करते हैं लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। हम मतलब मान लो कि मैंने अगर कोई ऑपरेटर यूज किया है तो मैं उसको नेक्स्ट फंक्शन में भी ऑपरेट कर सकती हूँ, इसको हम बोलते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, a server having a link with different clients where the application execute is known as। तो जहां पर आप सर्वर की बात कर रहे हैं, सर्वर के पास एक लिंक है विथ डिफरेंट क्लाइंट्स। ऑब्वियसली देखो, अगर मान लो कि मैं हूं, आप हो और मेनी टीचर्स और मेनी अदर पर्सन हैव अ सेम लिंक, ठीक है, और सर्वर है अपने पास एक। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सा आर्किटेक्चर होगा जहां पर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही, तो दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सर्वर। क्योंकि जैसे हम अभी अभी मान लो कि हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो हम एप्लीकेशन ही यूज कर रहे हैं जहां पर एक सर्वर है, तो ये एप्लीकेशन सर्वर होता है, ठीक है। जहां पर एप्लीकेशन है, जहां पर हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और सर्वर अपने एंड से इंटरेक्ट करता है, तो इसको हम एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर नेक्स्ट में बात करते हो 74, विच इज हैश इंक्लूड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग का हैश इंक्लूड जो होता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जहां पर ऑलरेडी वैल्यू सेव होती है सी की, ठीक है, हेडर फाइल्स वगैरह। सो दैट इज वाई कि इसको हम क्या बोलते हैं? हैश इंक्लूड। जब भी आप सी प्रोग्रामिंग करते हो तो हैश इंक्लूड IO.h, हैश इंक्लूड SQ.h ये सब लिखते हो, तो वही चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन वी इंप्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस वी मस्ट डिफाइन द मेथड। जब आप एक रनेबल इंटरफेस की बात करते हो, ठीक है, तब आप क्या डिफाइन करते हो? तो रन। ऑब्वियसली आप रनेबल इंटरफेस की बात करो तो वहां आप रन की ही बात करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76, द स्टैंडर्ड C++ मैथ लाइब्रेरी फंक्शन फ्लोर आपको दे रखा -8.8 विल रिटर्न द फॉलोइंग वैल्यू। इस टाइप की क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस लगते हैं, बच्चों को बहुत सारे समझ नहीं आता है, तो मैं आपको सिंपली आज तरीका बता रही हूँ इसको सॉल्व करने का। देखो, सबसे पहले मैं 8.8 की बात करूंगी और -8 दोनों की बात करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझेंगे। जब आप 8.8 की बात करते हो तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्लियर है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। फ्लोर मतलब क्या? जमीन या नीचे की साइड, या आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब फ्लोर मतलब क्या है कि आप इससे नीचे जा रहे हो, तो 8.8 का नीचे मतलब 8.8 से एवरेज क्या हो जाएगा? 8.8 का एवरेज हो जाएगा 8, है ना। मतलब 8.8 से आप कहाँ नीचे की साइड जा रहे हो, यानी कि बैक में, ठीक है।
क्लियर है। अब आप सील मतलब आप ऊपर की साइड जा रहे हो, तो इससे आप 2 आगे बढ़ाओगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखो इसको सिंपली मैं समझाऊं, तो यहाँ पर हमारा 8.8 है, ठीक है, ये 8.8 है, यहाँ पर हमारा कहीं 8 है, ठीक है, या 8 पॉइंट इसको हम 0 भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर हमारा है 9, ठीक है, ये कंडीशन है, तो ये बीच में है। अब आप जानते हो कि सील और फ्लोर क्या होता है, तो फ्लोर मतलब ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर मतलब बड़ी वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 जो होगा वो हमारा सील होगा, ठीक है, सीलिंग बोलते हैं ना। और 8.0 या इसको सिंपली 8 भी बोल सकते हैं, जो हमारी फ्लोर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारी 8.8 ये पॉजिटिव वैल्यू की कंडीशन होगी। अब हम यही बात नेगेटिव वैल्यू के लिए करेंगे एक बार, सेम बात मैं करती हूँ, -8.8, ठीक है। अब हम 8.8 की बात करते हैं, तो 8.8 के लिए फ्लोर वैल्यू क्या होगी 9, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि हम जब स्केल पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्केल में क्या होता है कि हम ऑपोजिट, अगर हम जैसे जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है -1, -2, -3, इस टाइप से चलता है, तो वो उल्टी हो जाती है, ठीक है। और 8.1 जो होगा यहाँ पर हम माइनस बोलेंगे, और यहाँ पर 8 होगा, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट होगा पॉजिटिव वैल्यूज के, ठीक है। तो अब ये हमारी क्या हो जाएगी फ्लोर वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी सील वैल्यू, ठीक है, क्योंकि जो नीचे की साइड होती है वो बड़ी होती है, ऑब्वियसली अपवर्ड हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे 8.8 के क्या पूछ रहा है, फ्लोर वैल्यू पूछ रहा है, तो फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी, जो लग तो आप कोई मतलब कंफ्यूजन के लिए बच्चे क्या लगाएंगे ये, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि -8 बड़ा होता है, जबकि -8 बड़ा होता है, माइनस जो 9 है वो छोटा होता है। तो नेगेटिव में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव में, वो उतनी ही छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। सो दैट इज वाई की करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.0, ठीक है। एग्जैक्ट 9 नहीं लिखते हैं, वो 9.0 8.0 लिखते हैं, इसीलिए मैंने आपको वहां पर लिखा था 8.0, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। Which of the following interface enable to servlet to read the data from HTTP request? इनमें से कौन सा इंटरफेस है जो इनेबल करता है कि HTTP से हम रिक्वेस्ट को पढ़ सकें? तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप गेस वर्क भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, व्हाट आर द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का बेसिक एट्रीब्यूट क्या होता है? टाइप, उसका विड्थ और उसका कलर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर ग्राफिक का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, द रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में आपको एक चीज याद रखनी है कि एक्स की जो वैल्यू होती है, एक्स स्टे सेम और वाई हमेशा चेंज करता है साइन को, ठीक है, और वाई एक्सिस पे पूछते हैं तो वाई हमेशा सेम रहता है, एक्स साइन चेंज करता है, ठीक है, यानी कि जिस एक्सिस पे पूछा है वो कांस्टेंट रहेगी, और अदर जो एक्सिस है वो साइन चेंज करेगी, ठीक है। तो इसने एक्स एक्सिस पे पूछा था, तो हम इसको यूज करेंगे जहां पर हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो बिल्कुल सही सेम रहेगी, एक्स एक्स है ना, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगी, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन का जो फंडा है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो वो क्या रहता है, एक्स एक्स वाई और एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्ट मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, which curve represented uses its set of control points to determine the shape of curve with curve always passing through the first and last control points? इनमें से कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स को जहां पर आप शेप को डिटरमाइन करते हो, ठीक है, और जो हमेशा फर्स्ट और लास्ट कंट्रोल पॉइंट्स को यूज करता है? तो बेंजियर कर्व मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट और लास्ट को यूज करता है ना, जहां पर आपकी कुछ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो कि आप बेंजियर कर्व को सीख सकते हो कि बेंजियर कर्व कब यूज करते हैं, जब आपको किसी शेप को डिटरमाइन करना है और वो पहले और आखिरी लास्ट कंट्रोल पॉइंट्स को से गुजरता है या पास होता है, ठीक है। सो ये बेंजियर कर्व है मान लो, और ये पहले और आखिरी पॉइंट से पासिंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81th, which level of 3 schema architecture describe the structure constraints of the wool database?
तो इनमें से हमको बताना है कि थ्री स्कीमास आर्किटेक्चर में हम स्ट्रक्चर किस में डिफाइन करते हैं और कॉन्स्टेंट किस में डिफाइन करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहां से हम जब पढ़ते हैं थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को, तो इसीलिए मैंने आपको इतने डिटेल में बुक से कवर करवाया था, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आप सोच सकते हो ना कि स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल। आई नो कि आप यूजर को तो इग्नोर कर दोगे, लेकिन आप इन तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो जहां पर स्ट्रक्चर और कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ए वीक एंटिटी सेट मस्ट एसोसिएटेड विद अनदर एंटिटी इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मीनिंगफुल, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जब वीक एंटिटी किसी अनदर एंटिटी से मिलती है, अभी ये नहीं बताया है कि वो अनदर एंटिटी स्ट्रॉन्ग है, कैंडिडेट है या फिर पार्शियल है, मतलब फॉरेन है, ठीक है। हो सकता है कि वो भी वीक हो, तो आप ये नहीं कह सकते। तो आइडेंटिफाइंग सेट होता है जहां पर आपको पता चलता है। पहले आप जब तक आप उसको यूं नहीं कह सकते ना, क्योंकि उसने क्या बोला, वीक एंटिटी एक अनदर एंटिटी से मिलती है, तो उसको आप क्या बोलोगे, आइडेंटिफाइंग सेट। और वो ऑर्डर ऑफ मीनिंगफुल है कि उसका ऑर्डर होता है या मीनिंगफुल ऑर्डर में देती है, ठीक है। पर आप ये नहीं कह सकते कि वो स्ट्रॉन्ग होगी। हो सकता है कि अनदर एंटिटी इज ऑल्सो वीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। व्हेन द फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ ए बी होल्ड्स बी एक्स वाई, ठीक है, होल्ड्स, देन विच रूल इम्प्लाइज दैट। तो आपको ये ए एक्स वाई, मतलब ये एक ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। आपने इससे मिलके ये बनाया, तो आप बोल सकते हो ए इम्प्लाइज बी, ठीक है, और बी एक्स इम्प्लाइज वाई, ठीक है। और आप इन दोनों से मिला के कोई थर्ड एंटिटी या थर्ड फंक्शन क्रिएट कर रहे हो विच इज ए एक्स बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। यानी आप सिंपली ए को वाई से रिप्लेस कर रहे हो, तो दैट इज द सूडो ट्रांजिटिविटी रूल। ये ना ये डायरेक्ट डेफिनेशन है सूडो ट्रांजिटिविटी की। तो आप इसको सिंपली याद रखिए कि जब भी आप किसी एक फंक्शन को एक फंक्शन डिपेंडेंसी है और अनदर फंक्शन डिपेंडेंसी है, तो पहली वाली दूसरी वाली पे अफेक्ट कर रही है या उससे रिप्लेस हो रही है, तो वहां पर हम सूडो ट्रांजिटिविटी को यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। द पर्पस ऑफ एक्सएमएल नेम स्पेस इज टू। तो एक्सएमएल नेम स्पेस का पर्पस क्या होता है? तो सिंपली इसका पर्पस क्या होता है, अवॉइड करना नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को जो एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स के बीच में आते हैं, ठीक है। मतलब एलिमेंट और एट्रीब्यूट के बीच में जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। What is the primary goal of support vector machine in data mining? डेटा माइनिंग में जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है? तो टू मिनिमाइज द मार्जिन बिटवीन द क्लासेस, जो मतलब जो मार्जिन होती हैं मैक्सिमम, उनको क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है, ठीक है, क्लासेस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। डॉक्यूमेंट बेस्ड नो एसक्यूएल यानी नॉट ओनली एसक्यूएल डेटाबेस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टोर डेटा नेस्टेड हिरारिकी। तो जो नो एसक्यूएल्स होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ नॉट ओनली एसक्यूएल ही नहीं बल्कि वो बहुत सारी फंक्शनैलिटी रखता है, तो वो डेटा को हिरारिकली भी रखता है, ठीक है। टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होता है, आप जानते हो ये रिलेशनल डेटाबेस होता है। ट्रांजिशंस एंड जॉइन बिल्कुल नहीं होता है। सूटेड फॉर हैंडलिंग स्ट्रक्चर डेटा नहीं होता है, ठीक है। ये हिरारिकी फॉर्मेट में रखता है, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं नो एसक्यूएल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, Assume that x a b c d and y s t u v, ठीक है। जहां पर आपको टू रिलेशन गिवन है, a इज फॉरेन की ऑफ x, a जो है वो फॉरेन की है x की, ठीक है, और जो रेफर कर रही है प्राइमरी की ऑफ y को। तो इनमें से कोई एक प्राइमरी की है और जो इसको रेफर कर रही है, यानी कि हमारी जो y है उसमें एक प्राइमरी की है इन चारों में से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कॉजेज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट वायलेशन। इनमें से कौन से ऑपरेशंस हैं जो हमारे लिए वायलेशन क्रिएट करेंगे, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे सिंपली। सो देखो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी। सबसे पहले हम इंसर्ट इनटू एक्स, आप अगर कुछ भी एक्स में इंसर्ट करोगे तो ये वायलेशन क्रिएट क्यों करेगा, क्योंकि एक्स के पास जो भी की है वो फॉरेन की है। अगर आप एक्स में कुछ भी ऐड करोगे उससे पहले आपको उसको वाई में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी की यहाँ पर है ना। सो दैट इज वाई कि क्योंकि वाई में अगर हम इंसर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स में हम इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज वाई कि इट इज क्रिएटिंग वायलेशन, है ना, ये कॉज वायलेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू वाई, आप वाई में इंसर्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन की है, ये प्राइमरी की है, तो इसमें आप जब ऐड करोगे तो ये तो बेनिफिशियल है। आगे देखते हैं, डिलीट फ्रॉम एक्स। अगर आप एक्स से कुछ भी डिलीट करोगे तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ पर ये कॉज क्रिएट नहीं कर रहा है इसीलिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर डिलीट फ्रॉम वाई, अगर हम वाई से कुछ डिलीट करेंगे और अगर उसने यहाँ पर फॉरेन की में अपना जो है कुछ डेटा रख रखा होगा, तो फिर जब हम अगर वो प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जब हम उसको इसमें ढूंढेंगे तो हमको नहीं मिलेगा, तो डेटा नॉट फाउंड वाला ऑप्शन बताएगा। सो दैट इज वाई कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो हम वाई से कुछ डिलीट नहीं कर सकते है ना, और एक्स में आप कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, तो ये दोनों ही चीजें वोलेशन क्रिएट करेंगे। सो आप एक्स से कुछ भी डिलीट करो उससे वाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वाई से कुछ भी डिलीट करोगे तो उससे एक्स को फर्क पड़ेगा। सो प्राइमरी की का सिंपली फंडा है कि प्राइमरी की में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे कोई फॉरेन की जुड़ी होती है तो आप उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। द टेबल ऑफ एम्प्लॉय हैज 10 रिकॉर्डेड, इट हैज नॉन नल सैलरी कॉलम, है ना, उनका जो रिकॉर्ड है वो 10 है और जो सैलरी है वो है नॉन नल वैल्यू, नॉन नल मतलब जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, विच इज ऑल्सो यूनिक, इनमें से कौन सा यूनिक है आपको देखना है। इफ एसक्यूएल जो है सिलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नॉट इन नल, तो ऑब्वियसली अगर सैलरी नल है ही नहीं तो जब आप उसमें जब काउंट करोगे नॉट इन नल तो ऑब्वियसली वो जीरो बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोला कि सैलरी जीरो है ही नहीं और ये वही बोल रहा है ना कि प्रिंट करो कि जिसकी सैलरी नल हो, तो एक भी कोई एक पर्सन भी नहीं है ना जिसकी सैलरी जीरो हो। ठीक है, सो दैट इज वाई कि करेक्ट आंसर जीरो। थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। सो यहाँ पर आपको दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन, हमको दे रखा है ये सारा, और आपको सेट ऑफ डिपेंडेंसी गिवन है ये सब। ठीक है, सो आपको इसमें बताना है कैंडिडेट की कौन सी है। ठीक है, तो जब आप सिंपली देखो, सबसे पहले हमने अगर यहाँ पर ए बी सी लिया तो यहाँ पर ए बी सी मैं आपको डायरेक्टली ए है ना, बी और सी। ठीक है, तो ए बी से क्या निकल जाएगा, ए तो आ ही रहा है, बी भी आ ही रहा है, सी भी आ रहा है। ठीक है, अब बी से क्या आ गया, ई एफ। ठीक है, तो ई और एफ भी आ गया है ना। अब देखते हैं आगे, एच तो नहीं आया अभी हमारे पास और जे भी नहीं आया है, और ठीक है। सो अब हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट क्या क्रिएट हो रहा है कि अब हमारे पास जब तक डी नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा, तो हम इसके साथ डी ले लेते हैं। तो जैसे हमने डी लिया, हमने यहाँ डी लिखा, तो आप ए और डी से मिलके क्या ले सकते हो, जी एच। ठीक है, तो ले लेते जी एच। ठीक है, जी से आप ले सकते हो आई, एच से आप ले सकते हो जे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू आ गई, देखो ए बी सी डी है ना, ई एफ जी एच आई जे। सो दैट इज द करेक्ट आंसर की ए बी डी हमारी कैंडिडेट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इफ डेटा वेयरहाउस कंटेंट इन्वेंट्री ऑफ 4 lakh आइटम्स विथ बिट मैप इंडेक्स ऑन आइटम कलर्स, if there are 5 item red green blue white black, how much index size storage will require। ठीक है, सो देखो सिंपली इसका जो फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा कि बिट में इंडेक्स आपको गिवन स्टोरेज फॉर्मूला नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इनटू डिस्टिंक्ट वैल्यू। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 4 लाख, और डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी है, 5 आइटम्स हैं, तो 4 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बिट मैप ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो जब डिवाइडेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,50,000। ठीक है, बाइट्स, और आप इसको केबी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 केबी। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो सिंपली क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बिट मैप इंडेक्स स्टोरेज का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, विच इज नॉट अ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। सो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्राइटेरिया नहीं है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। टर्न अराउंड टाइम, आप जानते हैं टर्न अराउंड टाइम इज अ क्राइटेरिया, हमने पढ़ा है टर्न अराउंड टाइम की क्या होता है, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, सो ये हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है। ठीक है, इससे हम टर्न अराउंड टाइम को फाइंड करते हैं। वेटिंग टाइम क्या होता है, हमने पढ़ा है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हम कह सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि कब सीपीयू को कब उस प्रोसेस को पहली बार सीपीयू मिला। ठीक है, चाहे वो 5 पे अराइव हुआ, हो सकता है उसको सीपीयू पहली बार 8 पे मिला, तो दैट इज द क्राइटेरिया, बट रिमेनिंग टाइम इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। इस टाइप का कोई भी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, सो ये तीनों चीजें मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में कवर कराई है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड वर्क ऑन अ ब्लॉक ऑफ बिट्स एट ए टाइम। डेटा इंक्रिप्शन की बात करते हैं तो जब डेटा इंक्रिप्शन वर्क करता है किसी ब्लॉक ऑफ बिट पर एक समय में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक साइफर। ये भी हमने पढ़ा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बुक का बोला है कि बुक से हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वहां पर थ्योरी कॉन्सेप्ट जो आते हैं वो डायरेक्टली एज इट इज उठ के आते हैं, ठीक है। तो हमने ब्लॉक साइफर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। विच इज नॉट मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ कर्नल, ठीक है। तो बफर मैनेजमेंट अभी हम आगे कवर करेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट वाले टॉपिक को ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट हमारी चल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, तो बफर मैनेजमेंट करना कर्नल का काम नहीं है। जबकि एलोकेशन ऑफ एड्रेस स्पेस टू द प्रोसेस, मतलब एड्रेस स्पेस को एलोकेट करना, यस दिस इज रिलेटेड टू कर्नल। और क्या हो सकता है, पेजिंग करना, सेगमेंटेशन करना, ये सब भी कर्नल के काम हो सकते हैं। स्वैपिंग करना, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट। बट बफर मैनेजमेंट जो है वो कर्नल का फंक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डेडलॉक टू अकर। मैंने आपको पढ़ाया है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। ये चारों ही कंडीशन जो होती है डेडलॉक अकर होने में हेल्प करती है। हमारा जो गोल रहता है कि इन चारों में से एक कंडीशन किसी भी एक कंडीशन को हम बनने ही नहीं देंगे, जिससे हम अपनी डेडलॉक को रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। इन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स हाउ शुड बी एसिंक्रोनस सिग्नल जनरली बी हैंडल्स, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया, डायरेक्टली क्वेश्चन आया अगेन से। इन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम में कितने, जब हम एसिंक्रोनस सिग्नल्स की बात करते हैं ना, तब वहां पर क्या होता है, हम किस टाइप से उसको हैंडल करते हैं, बाय डिलीवरिंग द सिग्नल्स टू ऑल थ्रेडेड्स, ठीक है। वहां पे ना हाईलाइट करके हमने 2 लाइनें पढ़ी थी, जहां पर देखो जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं ना, तो वो कहीं से बोल्ड में लिखे होते हैं, तो ये वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जब एसिंक्रोनस सिग्नल की बात करते हैं तो एसिंक्रोनस मतलब एक साथ जो हम करते हैं डिलीवर, ठीक है। ऑल की बात होगी, ठीक है, सेम टाइम पर। अब हम बात करते हैं 96 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश वर्चुअल मेमोरी फॉर ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम रिगार्डिंग वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। सो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, तो एबिलिटी ऑफ फ्रीज द वर्चुअल मशीन्स एंड क्रिएट द स्नैपशॉट ऑफ इट्स स्टेट। तो वर्चुअल मशीन, देखो वर्चुअली कुछ चीज का मतलब क्या होता है कि वर्चुअली मशीन क्या करती है, उसको फ्रीज करने की एबिलिटी होती है। मतलब फ्रीज मतलब 5 मिनट के लिए रोक लिया, ठीक है। एक स्नैपशॉट क्रिएट करती है, लाइक हम कह सकते हैं कि एक इमेज क्रिएट करती है एक कम टाइम के लिए। स्नैपचैट क्या होता है, स्नैप मतलब क्या कि हमने देखा और गायब हो गया, ठीक है। तो दैट इज मीन्स कि एक मिनिमम टाइम तक वो हमारे लिए फ्रीज करती है, तो दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। इन अ सिस्टम वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, ठीक है, एंड बूट स्ट्रैप लोडर इज फर्मवेयर। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में स्टोर होता है, बूट स्ट्रैप लोडर जो होता है वो फर्मवेयर में होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बूट ब्लॉक, तो इसके हिसाब से बूट ब्लॉक का प्राइमरी रोल क्या है, ठीक है। तो बूट ब्लॉक क्या करता है, रीड करता है एक सिग्नल डिस्क ब्लॉक को और प्रोवाइड करता है एड्रेस और लेंथ ऑफ द रिमेनिंग बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बूट ब्लॉक का काम क्या होता है, पहले तो वो सिग्नल जो सिंगल है डिस्क ब्लॉक को रीड करेगा और एड्रेस और लेंथ को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो दिस इज द वर्क ऑफ बूट ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। इन विच डिस्क शेड्यूलिंग पॉलिसी डिस्क रिक्वेस्ट क्यू इज सेगमेंटेड। तो किस शेड्यूलिंग पॉलिसी में हम डिस्क से क्यू के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो एफ स्कैन, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप का स्कैन है, क्योंकि हमने जो स्कैन पढ़ा है या सी स्कैन पढ़ा है या शॉर्टेस्ट सिक, तो इन तीनों का क्राइटेरिया इसमें मैच हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सो ये एक प्रकार की एफ स्कैन एल्गोरिथम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। द परसेंटेज ऑफ टाइम्स दैट द पेजेस नंबर्स ऑफ इंटरेस्ट इज फाउंड इन द ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर इज कॉल्ड, ठीक है। तो आपने पढ़ा है जो हमने टीएलबी पढ़ा था, टीएलबी के हमने क्वेश्चन भी करे हैं बहुत सारे गेट के पीवाई के उसमें। तो जो परसेंटेज में दिया होता है आप जानते हो, एक होता है हिट रेशो, एक होता है मिस रेशो। तो यहाँ पर आपको हिट रेशो के अलावा मिस रेशो तो गिवन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली टीएलबी में हम एक्सिस टाइम यूज नहीं करते हैं। जो परसेंटेज में होता है वो सिर्फ हिट रेशो होता है, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक, क्योंकि जिसने अगर क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे उसको पता होगा कि हिट रेशो हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम हमको कैलकुलेट करना है, पॉलिसी हमको यूज करनी राउंड रॉबिन।
ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है। टाइम क्वांटम हमको गिवन है 10 ms। ठीक है, तो हम गेन चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले आपको प्रोसेस 5 गिवन है, बस टाइम गिवन है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि हमको 10 तक चलाना है, और आप ये जानते हो कि राउंड रॉबिन जो है वो फीफो को यूज करती है, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फीफो बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम P1 को चलाएंगे, तो P1 कितना चलेगी, पूरी 10 तक, तो 0 से लेके 10 तक। क्लियर है। अब P2 को चलाएंगे, तो P2 कहाँ तक चलेगी, 10 तक ही चल सकती है। तो अगर मैं इसमें 10 तक चला दूंगी तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 19 अभी रिमेनिंग है, क्योंकि 19 और चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कितने चल जाएगी, 20 पे आ गए। ठीक है, 0 से पहले हम 10 पे आए, 10 से हम 20 पे आ गए। क्लियर है। अब हमारे पास P3, तो P3 कहाँ तक चलेगी, 3 तक चलेगी। तो इसको यहाँ पर हम 3 प्लस कर देंगे, कितने ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, 23 हो गए। नाउ P4 हम कितने तक चलाएंगे, 7 तक चलाएंगे, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सो कितना हो गया, 30, है ना। अब क्या करेंगे, P5 चलाएंगे, तो P5 अभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग 2 बचेगा। तो P5 10 तक चलेगा पूरा। ठीक है, इसके बाद भी इसमें 2 रिमेनिंग रहेंगे, तो P5 भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब अगेन हम P5 से P1 पे आएंगे। सबसे पहले तो P1 देखेंगे, कंप्लीट हो गई है, तो P1 को रिमूव करेंगे। P2 पे बात करते हैं, P2 में भी बाकी है, तो P2 कितने तक चलेगी, पहले टोटली 10 तक चलेगी, अभी भी 9 रिमेनिंग है। ठीक है, तो P2 चलेगी 10 तक। ठीक है, अब हम किस पे आएंगे, P3 पे कंप्लीट है, P4 पे कंप्लीट है, P5 पे आएंगे। P5 कहाँ तक चलेगी, 2 तक। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 तक चलेगी, तो 2 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद P5 भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम वापस P2 पे आएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि बाकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो ये हम 9 तक पूरा चला देंगे, तो कितना हो जाएगा, 61। ठीक है, सो दिस इज द गेन चार्ट ऑफ दिस CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अब हमने गेन चार्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे आगे, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और हमको क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीशन टाइम निकाल देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे CT। ठीक है, CT मतलब क्या, कि हमारी प्रोसेस कब कंप्लीट हुई। तो सबसे पहले मैं पीछे के साइड जाती हूँ। यहाँ पर देखो P2 कब कब कंप्लीट हुई, 61 पे, तो P2 में यहाँ पर लिख देती हूँ P2 61 पे। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देती हूँ CT। ठीक है, तो यहाँ पर P2 कब कंप्लीट हुई, 61 पे, तो इस P2 के आगे मैं लिख देती हूँ 61। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं, P5 कब कंप्लीट हुई, 52 पे, तो P5 52 पे। ठीक है, क्योंकि P2 वैसे तो यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी चली, लेकिन एंड कब हुई, कंप्लीट कब हुई, यहाँ पर हुई। ठीक है, P5 53 पे, 52 पे। अब नेक्स्ट आता है P4 कहाँ कंप्लीट हो गया था, 30 पे, तो P4 कहाँ कंप्लीट हो गया, 30 पे। क्लियर है। P3 कहाँ पे कंप्लीट हुई, 23 पे कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, और P1 कहाँ कंप्लीट हुई थी, 10 पे। ठीक है, तो P1 कहाँ कंप्लीट हुई थी, 10 पे। क्लियर है। सो दिस इज द कंप्लीशन टाइम। अब आप जानते हो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम। आपको पता है एवरेज वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, यही होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखोगे, अगर आप टर्न अराउंड टाइम कब निकालते हो, जब आपको अराइवल टाइम गिवन हो। अगर अराइवल टाइम गिवन नहीं होता है, तो फिर जो CT है वही हमारा TAT बन जाता है, यानी यही हमारा टर्न अराउंड टाइम है, क्योंकि अराइवल टाइम तो गिवन ही नहीं, तो हम उसको एज्यूम करेंगे 0। तो जब आप CT में से AT माइनस करते हो, तभी तो टर्न अराउंड टाइम बनता है। ठीक है, सो यही हमारा टर्न अराउंड टाइम है। अब टर्न अराउंड टाइम में से हम बर्स्ट टाइम को माइनस कर देंगे, सिंपली तो हम इसमें से इसको माइनस करते जाएंगे, तो 10 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, सो यहाँ पर मैं ये लिख रही हूँ कि ये हम वेटिंग टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वेटिंग टाइम ही इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वेटिंग टाइम निकालते हैं, 10 में से 10 जाएगा तो 0। ठीक है, अब 61 में से 29 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आप यहाँ पर लिखना। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर फर्दर कितना रहेगा, 6 या 5 में से 2 32। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कट करके 32 लिख रही हूँ। ठीक है, अगेन 23 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 20। ठीक है, अगेन 30 में से 7 जाएगा तो 23। ठीक है, और 52 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 और 4। ठीक है, तो 40। सो दिस इज द एवरेज। अब आप एवरेज कैसे निकालोगे, इन सबका सम करके, तो इन सबका हम सम कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका सम आ जाएगा 5 और 3 5 9
10 11, ठीक है, 115। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, ठीक है। तो 2 जा 10 और उसके बाद 1 बचेगा रिमेनिंग, तो 23 इज द करेक्ट आंसर। एक्यूरेट 23 आ रहा है। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीशन टाइम। देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने यूज किया है, तो मैं आपको फॉर्मूले लिख देती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये लिख लीजिएगा। हम इसमें टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। और एवरेज वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, वी विल यूज इट, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। इफ द प्रोसेस इज अंडर द स्टैटिकल कंट्रोल देन इट इज प्रिडिक्टेबल। अगर वो किसी स्टैटिकल कंट्रोल में है तो वो प्रिडिक्टेबल होगा, यानी हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टल मेथोडोलॉजी ऑफ अगाइल इज इंडेक्स बाय। तो क्रिस्टल मेथोडोलॉजी जो होती है वो कलर के द्वारा यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टूल इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। तो डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम हम स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, यू नो अबाउट इट, ठीक है। सीआरसी स्टैंड फॉर क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। तो सीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोलैबोरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, question number 105, when the function of modules are executed in the same time span then it is called a temporal function। जब हम टाइम की बात करते हैं ना, तो कोई भी फंक्शन जब जहां पर आप टेम्परल कोहिजन, जहां पर आप टाइम की बात करोगे ना, वहां कोहिजन कौन सा होगा? टेम्परल, ठीक है, टेम्पररी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल यूजेस वन कनेक्टर एंड वन कंपोनेंट। इनमें से कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो हम वन कनेक्टर और वन कंपोनेंट यूज करते हैं? पाइप एंड फिल्टर, ठीक है। एक पाइप होता है, एक फिल्टर होता है, तो ये हम इसके लिए यूज करते हैं, जहां पर आप सिर्फ वन कंपोनेंट और वन कनेक्टर यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, वेरिफिकेशन इज। तो वेरिफिकेशन क्या होता है? तो आर वी बिल्डिंग अ राइट प्रोडक्ट और आर वी बिल्डिंग अ प्रोडक्ट राइट। तो देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में। तो कौन सी डेफिनेशन वेरिफिकेशन की है, कौन सी डेफिनेशन वैलिडेशन की? तो देखो मैं आपको आज एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप कभी भी नहीं बोलोगे। यहाँ पर देखो ये जो डेफिनेशन है वेरिफिकेशन की, कैसे पता लगा? यहाँ पे देखो ऑलरेडी आर है, जिसमें ऑलरेडी आर है वो आर बाद में आएगा, यानी राइट बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन जिसमें आर कभी है ही नहीं, तो उसमें हम आर को प्रायोरिटी देंगे, यानी राइट को हम प्रायोरिटी देंगे। दैट इज वाई की आर वी बिल्डिंग अ राइट प्रोडक्ट और आर वी बिल्डिंग अ प्रोडक्ट राइट, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक दो बार आप इस ट्रिक को याद रखोगे आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, what amount of software can be developed in 1 year 10 months in organization whose technology factor is 2400 if a total of 25 py यानी person year is permitted for development effort। अगर आप बात करो जब भी अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर की एक ईयर 10 मंथ्स के लिए, तो वहां पर टेक्नोलॉजी फैक्टर कितना है? 2400 है ना। और टोटल जो पर्सन ईयर है वो कितने हैं? 25 पर्सन ईयर, ठीक है। परमिटेड एफर्ट फॉर डेवलपमेंट एफर्ट, ठीक है। तो हमको देखो सबसे पहले पुटनाम्स मॉडल्स क्या कहता है? एस इज इक्वल टू सी के, अभी आपको पता चल जाएगा हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं। ये जो मॉडल है डायरेक्टली भी कभी कभी पूछा जाता है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे सी के इंटू ई की पावर में 1/2 टी 4/3, ठीक है। ये गिवन है ऑलरेडी, है ना, मतलब ये गिवन क्या है, मतलब आप इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम कन्वर्ट करेंगे पर्सन ईयर को सबसे पहले, तो पर्सन मंथ में, तो आप जानते हो आपको 25 गिवन है। और अगर वो मतलब अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो आप पहले इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? पर्सन ईयर को हम कन्वर्ट करेंगे मंथ में तो कितना आ जाएगा? 300, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट करेंगे हम इस वैल्यूज को, तो सी के कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है फैक्टर, है ना, 2400। अब आगे नेक्स्ट क्या है? ई क्या है हमारे पास? 300, अभी हमने कैलकुलेट किया है 300, ठीक है। और जो टी है, टी कितना दे रखा है आपको? 22, ठीक है। टी कैसे निकाला आपने? टी आपको गिवन है 22, ठीक है। क्योंकि आपको 4/10, अगर आप 10 देखोगे यहाँ पर, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? एस इज इक्वल टू
27,920। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा या तो आप सॉल्व करें या फिर इसको इग्नोर करें, क्योंकि है ना इस टाइप के क्वेश्चन एक आध ही आते हैं जो आपके जो पेपर के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी बच्चा 100 में से 100 क्वेश्चन करेक्ट ना करे। ठीक है, जो जिन बच्चों को आता होगा ना वो भी इस क्वेश्चन को देख के वहां पर घबरा जाते हैं, तो दैट इज वाई कि ऐसे क्वेश्चन इसीलिए डाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। म्यूटेशन टेस्टिंग जो होती है वो फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग होती है। जब आपके जो सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट अक्कर होता है तो वहां पर हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, टेस्टिंग यूज करते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, SCCS जो होती है वो एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। गिवन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लेटर इंसर्टेड इनटू ऑर्डर इनटू एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, आपको कुछ वेरिएबल्स दे रखे, आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे। व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ रिजल्टिंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, सो आपको बताना है कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो मैंने इससे पहले अभी क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने मैंने प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर सभी के जो फॉर्मूला है वो बताया था कि हम उसमें कैसे यूज करते हैं। तो BST इन ऑर्डर यूज करता है सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, यानी कि बिल्कुल हमको इसमें कुछ भी नो नीड टू ड्रॉ द ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्यों? क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है ना तो आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको जमा दीजिए सिंपली, बस दैट्स इट, है ना। तो जब आपसे नंबरिंग पूछे ना तो आप उसको इन ऑर्डर में जमा दो, और अल्फाबेटिकली पूछे तो आप जानते हो अल्फाबेटिकली उसको अगर आप जमा दोगे यानी A फर्स्ट, DEF, है ना, इस टाइप से। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिप सॉर्ट में क्या होता है, इंसर्टिंग डेटा इनटू हिप एंड देन रिमूविंग इट। ठीक है, आप हिप में डेटा ऐड करोगे और फिर क्या करोगे, रिमूव करोगे। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द वेटेड ग्राफ द मिनिमम स्पैनिंग ट्री MST ट्राइज टू मिनिमाइज। आप जानते हो कि जब आप वेटेड ग्राफ की बात करते हो तो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो द टोटल वेट ऑफ एजेस कनेक्टिंग टू ऑल वर्टाइसेस, जो हम टोटल वेट, जो आप जब भी उसको स्पैनिंग ट्री को कन्वर्ट करोगे फिर आप उसको क्या करोगे, जैसे क्रुस्कल हम यूज करते हैं, प्रिंस हम यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, टोटल जो एजेस होती है उनको सम कर देते हैं। सो दैट इज वाई कि ये कह रहा है कि टोटल वेट ऑफ द एजेस कनेक्टिंग टू ऑल वर्टेक्स। ठीक है, उस वर्टेक्स को कनेक्ट होना चाहिए और मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन है ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114। व्हाट इज द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन अ ग्राफ विथ B वर्टाइसेस और E एजेस। ठीक है, तो OVE है ना, 0VE भी कह सकते हैं, लेकिन 0V नहीं है, ये O है। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना, आप कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि 0 नहीं होता है। ठीक है, OVE है ना, VE वर्टाइसेस प्लस एजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। व्हाट इज द पोस्टफिक्स नोटेशंस ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन। आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमको इसको इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। सो पोस्टफिक्स का फंडा क्या है कि A प्लस B आपको गिवन है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, AB प्लस। ठीक है, सो ये इनफिक्स है, ठीक है, और ये पोस्टफिक्स है, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। सो अब हमको ये एक्सप्रेशन गिवन है और आपको इसको इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसकी वर्डिंग को ध्यान रखें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी इस टाइप की, इस जगह पे हम सॉल्व करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने उधर ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर इनफिक्स से पोस्टफिक्स का फंडा क्या है कि ऑपरेंड्स को हम सबसे पहले डायरेक्टली लिखेंगे, और जैसे कि बोर्ड मास में हम पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन और मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं, तो दैट्स वाई कि सेम एज इट इज यहाँ पर रहेगा कि सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडेशन, इन दोनों में से किसी एक को भी आप पहले सॉल्व कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, मतलब आप उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे सिंपली। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, तो आप B और C को कन्वर्ट करोगे, और यहाँ पर DE। ठीक है, तो हमने जब इसको कन्वर्ट किया पोस्टफिक्स में तो BC का क्या बन गया, BC स्टार। ठीक है, और D/E का क्या बन गया, DE/। ठीक है, सो दिस इज टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कंसिडर करते हैं P, लेट सपोज इसको कैपिटल P मान लो और इसको आप कंसिडर करो कैपिटल Q। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर लिया है, तो आप इसको क्या मान रहे हो, P, इसको आप मान रहे हो Q। ठीक है, तो अब हमारा एक्सप्रेशन किस टाइप से दिख रहा है, A प्लस P माइनस Q, ठीक है, स्टार
एच, ठीक है। तो आपको इस टाइप से कुछ दिख रहा होगा। अब आपको एक चीज दिख रही है कि एच हमको क्यू और एच जो है मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेम अगेन क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस और क्यू एच स्टार, ठीक है। जैसे जैसे आप उसको सॉल्व करते जाओ ना, आप उसको एक वैल्यू दे दो। तो ये अब मैं इसको क्या मान सकती हूँ, मैं इसको कुछ और मान लेती हूँ, लाइक मैंने इसको मान लिया आर, ठीक है। तो आर मान लिया। अब अब क्या होगा, अब मेरा एक्सप्रेशन किस टाइप से दिख रहा है, ए प्लस पी माइनस आर, ठीक है। आपको आपको ये चीज याद रखनी है कि आपने किस किस चीज को सॉल्व कर लिया है। तो जो कैपिटल्स में है उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है फंडा कि ए प्लस पी माइनस आर। तो आप ए प्लस को सॉल्व करोगे तो ए प्लस पी, तो पी और प्लस इधर साइड आ जाएगा, ठीक है, और माइनस आर, ठीक है। तो आप इसको भी सॉल्व कर चुके हो, तो ये भी इसके अपने आप में इसको आप क्या मान सकते हो यहाँ पर, इसको आप कुछ भी मान लो, लाइक एस मान लो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू होगी, एस माइनस आर, ठीक है। तो एस माइनस आर को आप क्या लिख सकते हो, एस आर माइनस, ठीक है। तो आप एस आर माइनस लो। अब आपको सिंपली बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट अप करनी है। तो एस और आर, ठीक है। तो एस को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, एस को हमने क्या वैल्यू दी थी, क्यू, सॉरी क्यू नहीं था, ए था, ठीक है। तो ये क्या था, ए पी प्लस, ठीक है। तो ए पी प्लस, ठीक है। आर को क्या वैल्यू दी थी हमने, आर की वैल्यू थी क्यू एच स्टार, ठीक है। तो क्यू एच स्टार, ठीक है। अब आप एक चीज जानते हो कि आपने पी और क्यू को भी कुछ माना था, तो ए, अब पी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, बी सी स्टार, ठीक है। सो बी सी स्टार, ठीक है, प्लस प्लस ऐसा कैसा, क्यू की वैल्यू क्या थी, डी ई स्लैश, तो डी ई स्लैश, ठीक है। और एच स्टार एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो सेम एज इट इज मिल रहा है ना, ठीक है। ये डी है, ध्यान रखना, ठीक है। ई एच, और हाँ मैं भूल गई, यहाँ पर आप सब्सट्रैक्शन सबसे आखिरी में आया था, तो इसमें सब्सट्रैक्शन भी आएगा आखिरी में, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इस। आप बस सिंपली आप जब उसको सॉल्व कर दो तो आप उसको एक वैल्यू दे दो, लाइक पी क्यू आर एस टी, जो भी वट एवर, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। आप 2-3 क्वेश्चन करोगे, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की, व्हाट इज द एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन। तो आप जानते हो कि अपर बाउंड मतलब क्या होता है, बिग ओ, ठीक है। बिग ओ मतलब क्या होता है कि जहां पर आपकी पावर जो होगी वो हाईएस्ट होगी वो जीतेगा, ठीक है। सिंपली आप इसको ऐसे याद रखना, ऑब्वियसली जो बड़ा होगा वो जीतेगा। तो हम जहां पर देखें, अगर हम इस फंक्शन में बिग ओ ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता है कि एन स्क्वायर यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, मतलब एन की पावर 1 है, ठीक है, या 0 है, तो एन 4 यानी कि पावर 4 जो है वो विनर होगी। तो यहाँ पर बिग ओ या अपर बाउंड हम कह सकते हैं ओ एन 4। देखो यहाँ पर है ना, ये ओ है, ये 0 नहीं है, इसको आप 0 कंसिडर ना करें, है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि जब वो प्रिंट करते हैं तो अगर उनको ओ नहीं मिलता है तो वो 0 लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेफरेंस रिलेशन। आपको देखो अब यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है कि रेफरेंस रिटेंशन लिख रखा है, जबकि रेफरेंस रिलेशन होता है, ठीक। सो इस टाइप की प्रिंटिंग मिस्टेक को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, और आपको बताना है जो आपको गिवन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी रिकर्सन, ये रिकर्सन रिलेशन हमको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर 3t n-1 अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑब्वियसली n अगर n 0 के बराबर होगा तो फिर तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी ना। दैट इज वाई की कंडीशन हमें हमेशा गिवन होती है, ठीक है। अदरवाइज आपको दे रखा है यहाँ पे, तो आप जब भी इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई बाय एट एवरी रिकर्सिव स्टेप आंसर इज ए की पावर एन। जब भी आप रेकरेंस रिलेशंस को मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर एन। और एन ए क्या होगा, जो आपको वैल्यू गिवन होगी। आपको पता है कि आपको 3 गिवन है, ए की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 3। अगर मान लो कि हमें 4n-1 दिया होता तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती, 4, ठीक है। सो मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं 3 की पावर n। अगर हमको 4 दिया होता तो 4 की पावर n, 5 दिया होता तो 5 की पावर n, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 118, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। आपको फंक्शन गिवन है, डिफाइन फंक्शन n, काउंट गिवन 0, है ना। इफ अगर आपको इफ की कंडीशन दे रखी है कि n इज लेस देन इक्वल टू 0, n या तो 0 हो सकता है या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। तो रिटर्न इंटीजर करेगा j इज इक्वल टू 1, j क्या प्रिंट करेगा 1, ठीक है। वाइल j इज
लेस देन इक्वल टू n। अब j जो है वो n से भी अगर j जो है वो n से छोटा होगा तो हम j में इंक्रीमेंट करेंगे i का, और यहाँ पर हम काउंट जब करेंगे तो उसको 1 प्लस करके, और हमको प्रिंट करना है काउंट, और फंक्शन हमको 20 गिवन है, ठीक है। सो इसका हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी। तो सबसे पहले अगर जब आपको बस इसका फॉलोइंग फंडा याद रखना है कि जब कोड का पैटर्न दे रखा हो ये, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी फिक्स होती है। तो देखो 4 आपको यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर मैं इसको आपको डायरेक्टली सॉल्व करवाऊं तो आपको बस इसको याद रखना है कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें हमको डायरेक्टली याद रखना है। सबसे पहले 4, अगर आपको 4 लूप के साथ बोथ n रन टाइम्स वैल्यू देगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ऑब्वियसली आपको वाइल भी दे रखा है, फोर लूप भी दे रखा है, फोर लूप भी दे रखा है, और वाइल लूप भी दे रखा है, तो आपको पहली बात तो ये है कि पहली कंडीशन तो नहीं है और ना ही लास्ट वाली कंडीशन है। अब आपको पता है कि फोर वाइल j इज इक्वल टू 2 दे रखा है क्या? नहीं, हमको क्या दे रखा है? j इज इक्वल टू j प्लस 1, है ना, इस टाइप की कंडीशन दे रखी। तो आपको जब भी इस टाइप की कंडीशन दे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? n log n, ठीक है। सो अगर आपको फोर लूप की जगह और फोर लूप के साथ वाइल लूप j स्टार इज इक्वल टू 2 दे रखा होता तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है? n log n, ठीक है। अगर आपको 4 के साथ अगेन से फोर लूप दिया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा जाता कि बोथ रन n टाइम्स, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है? n स्क्वायर, क्योंकि 2 बार फोर लूप स्टार्ट हो गया है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कि आपको कोड पैटर्न याद रखना है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ फंडे यूज करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और इससे पहले मैं बता दूं करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, कंसीडर द फॉलोइंग इंस्टांसेस ऑफ द नैपसैक प्रॉब्लम। आपको नैपसैक प्रॉब्लम गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स आपको गिवन है 3, और नैपसैक कितना दे रखा है? कैपेसिटी 20, ठीक है। तो n और m 20 और 3 आने चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट्स और वेट आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको सिंपली आपको इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि देखो आपको हर एक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है? क्योंकि इसने क्या बोला है? मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो इन सबको आपको एक एक बार वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी। देखो वेट, सो हम इसको डायरेक्टली आंसर से सॉल्व करते हैं। सो देखो सबसे पहले आपको वेट गिवन है ना, तो वेट आप कैसे करोगे? 0, ठीक है। तो 0 के साथ आप किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करोगे, यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0 ही आएगा, तो हमने डायरेक्टली 0 लिख दिया, ठीक है। अब आप 0 के साथ 15 का मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? सॉरी 1 के साथ आप 15 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे सेकंड के साथ सेकंड का मल्टीप्लाई, सो दैट इज कॉल्ड अ 15 आंसर, ठीक है। 15 यहाँ पर 15 लिखा गया। अब 0.5 आपको गिवन है, क्योंकि आप 1/2 को क्या लिख सकते हो? 0.5, ठीक है। 0.5 का मल्टीप्लाई आप 10 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। सो 5 और 15 कितना हो गया? 20, दैट इज फिजिबल, क्योंकि हमारी m की वैल्यू क्या थी? 20 आ रही थी, तो दैट इज द करेक्ट, ठीक है। अब हम प्रॉफिट को काउंट करते हैं, ठीक है। सो अगर आप 0 के साथ 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0, और 1 के साथ 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 24, और इसको हम क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली इसको 0.5 ही लिखना आपको, क्योंकि ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओ। 0.5 का 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 7.5, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो 24 और 75 कितना हो जाएगा? 31.5, ठीक है। सो आपको पहले चेक करना है कि वो फिजिबल है कि नहीं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी के अंदर आना चाहिए, या तो वो 20 हो, 20 से अगर 21 भी आ गया ना तो वो फिजिबल नहीं होता है, दैट इज वाई कि इट इज इनकरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर आपको पहले फिजिबिलिटी चेक करनी है। आप ये सोचोगे ना कि हम डायरेक्टली भी तो प्रॉफिट निकाल सकते थे, लेकिन कंसिडर करना है सबसे पहले वेट को, ठीक है। वेट जब तक नहीं निकालोगे आप फिजिबिलिटी चेक नहीं कर सकते। सो इसीलिए हमको यहाँ पर ये सारी चीजें गिवन होती है, आप सिंपली इसको पता करें, ठीक है। अब हमारी हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी 31.5। जब आप सेम सारे इन तीनों ऑप्शंस के लिए चेक करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो 31 से कम मिलेगी। 31.5 किसी की भी नहीं होगी, किसी की आएगी 30, किसी की आएगी 28 एंड वॉट एवर, ठीक है। सो दैट इज वाई की करेक्ट आंसर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा, अगर मिनिमम पूछते तो हम जो इसमें से सबसे मिनिमम आता उसको कंसिडर करते, ठीक है। सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड डेटा स्ट्रक्चर्स टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ क्यू इन रिवर्स ऑर्डर। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट को मतलब प्रिंट करने में यूज करते हैं रिवर्स ऑर्डर। आप जब क्यू का यूज करते हो, मैंने आपको बताया कि जब हम क्यू और स्टैक का यूज करते हैं, मतलब जब आप किसी एलिमेंट को क्यू से निकालते हो या क्यू से, है ना, हम एंटर करते हैं क्यू को बैक साइड से, और यहाँ से हम एलिमेंट निकालते हैं, मतलब एलिमेंट यहाँ से बाहर आते हैं
है, ठीक है। तो अब जब आपको एलिमेंट को बाहर आता है तो हम उसको स्टैक में पुट करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, जो लास्ट एलिमेंट है वो इजीली सबसे पहले एंटर हो। तो यहाँ पर जब आप क्यू को रिवर्स ऑर्डर में जो प्रिंट करना चाहते हो, तो वहां पर आप स्टैक को यूज करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इसके बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। द लैंग्वेज दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूलाज कॉल्ड, ठीक है। तो आप जानते हो कि फाइनाइट ऑटोमेटा किसको यूज करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। एवरी रिकर्सिव लैंग्वेज इज रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल, ठीक है। पीओसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो रिकर्सिव लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, रिकर्सिव इनन्यूमरेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा जो होती है वो इक्विवेलेंट नहीं होती है, ठीक है। बाकी सारे इक्विवेलेंट होते हैं। इसमें जो नॉन डिटरमिनिस्टिक होता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक जो होता है वो ग्रेटर होता है डिटरमिनिस्टिक से, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, बट नहीं। हाँ, वही डीएफ और एनएफ जो है वो इक्वल नंबर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। तो इन एनालिसिस पार्ट ऑफ कंपाइलर इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स प्रोग्राम इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड। एनालिसिस पार्ट ऑफ कंपाइलर इंफॉर्मेशन में जब आप सोर्स प्रोग्राम का यूज करते हो, सोर्स प्रोग्राम को कलेक्ट करते हो एंड स्टोर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर, तो वो क्या होता है, सिंबल टेबल। आपको पता है कि हम जब कंपाइलर डिजाइन करते हैं तो वहां पर हमारे पास 7 फेस होते हैं, और आप जैसे जैसे उस फेस में आगे बढ़ते जाते हो, आप यहाँ पर एक सिंबल टेबल रखते हो जहां पर हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। तो ये जो सिंबल टेबल है ना, ये सारे ही जो हमारे जो ब्लॉक्स है उनसे कनेक्ट रहता है, यानी हर फेस की स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। दैट इज वाई कि इट इज इंपॉर्टेंट कि सिंबल टेबल हर एक फेज से कनेक्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125। द सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कैन बी स्पेसिफाइड बाय विच नोटेशन। सो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो हम कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं वो किसके थ्रू होता है, बेकर्स नॉट फॉर्म, ठीक है। जनरली ट्यूरिंग चर्च फॉर्म तो यूज नहीं होता है, ग्रीन नॉर्मेज फॉर्म जो होता है और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ये दोनों टीओसी में यूज होते हैं, ठीक है। सो सिंटेक्स में या कंपाइलर डिजाइन की हम बात करते हैं तो वहां हम बेकर्स नॉट फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126। इन अ प्रोग्राम इच टाइम अ प्रोसीजर इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन। तो आप जानते हैं कि जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं जब हम उसके लोकल वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम उसको स्टैक स्टोरेज में यूज करते हैं, जहां पर आपके पास Z0 वैल्यूज होती हैं और आप इसको लोकली स्टोर करते हो, ठीक है, टाइम के लिए, है ना। तो स्टैक को यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। टू बिल्ड अ सूट ऑफ कंपाइलर्स विच अप्रोच कैन बी यूज टू सेव द एफर्ट। हम कौन से कंपाइलर्स में कौन सा एक ऐसा अप्रोच यूज करते हैं जहां पर हम एफर्ट्स को सेव करते हैं, तो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। आप जानते हो इट इज अ फेज की आप एक ये फेज है जो ऊपर की 3 फेजेस होती है, लेक्सिकल, सिंटेक्स और सेमेंटिक, उनको मशीन कोड से, ये एक ऐसी फेज है जिसके बिना हमारा काम नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मशीन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है, ठीक है। सो सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होती है, ये हमारी सेकेंड फेज यानी कि सिंटेक्स ट्री में यूज होती है। लेक्सिकल फेज अपने आप में एक लेक्सिकल एनालिसिस है। पैरेलल कोड जो होती है वो सबसे लास्ट में होती है। ऑप्टिमाइजेशन इट इज ऑप्शनल फेज, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128। द के इज एलआर के ग्रामर इज रेफर्ड टू। तो के यहाँ पर क्या है, तो के है ना लुक अहेड सिंबल है ऑन द इनपुट। द नंबर ऑफ सिंबल्स ऑफ लुक अहेड सिंबल ऑन द इनपुट इज द करेक्ट, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बट एक्चुअली में बहुत सारे बच्चों को के का मीनिंग ही नहीं पता होता, ठीक है। तो द नंबर ऑफ सिंबल्स ऑफ लुक अहेड सिंबल ऑन द इनपुट इज लुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129। द लैंग्वेज ऑफ प्रोसेसर दैट कैन बी यूजुअली गिव अ बेटर एरर डायग्नोसिस देन कंपाइलर इज। जो हमारे पास जनरली जो कंपाइलर से बेटर होता है वो कौन सा होता है, इंटरप्रेटर, है ना। इंटरप्रेटर क्यों होता है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, तो वो जल्दी एरर को चेक कर लेता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो टाइम बहुत लेता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ वो इंटरप्रेट कर मतलब कन्वर्ट करता है और डायग्नोस करता है एरर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरप्रेटर बेटर क्यों है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन करता है, तो बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेटली करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130।
The set of all strings obtained by concentrating zero or more string from a language। यहाँ पर हम set of all string की बात कर रहे हैं। जब हम set all strings हमें जब concatenating zero से जब आप जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी वैल्यू है तो आप उसका concatenation निकालोगे, यानी concatenation मतलब multiplication वाला साइन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जीरो या उससे ज्यादा स्ट्रिंग आ सकती है, यानी कि एक ही वैल्यू में नल भी ले सकती हूँ या वन भी ले सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द क्लीन क्लोजर या क्लीन स्टार हम इसको बोलते हैं। तो आप इसको याद रखिए, ये है ना सिंपली NFA DFA वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131। इन OSI मॉडल राउटिंग ऑफ द पैकेट इज टू फाइनल डेस्टिनेशन इज डन बाय विच लेयर। आप जानते हो राउटिंग एक कीवर्ड है जो नेटवर्क लेयर से रिलेटेड। जिसने मेरी नेटवर्क लेयर OSI मॉडल वाली वीडियो देखी है उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने वहां पे सारे कीवर्ड्स आपको पढ़ाए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। Dash is a measure of the probability of error remaining of the network despite the use of error detecting scheme, ठीक है। सो यहाँ पर probability of error जो आप यूज करते हो remaining of the network despite the use of error detecting scheme, जिसमें हम एरर को डिटेक्ट करते हैं जो बच जाता है अगर आप नेटवर्क कभी आपसे नेटवर्क मिस हो जाए तो हम रेसिड्यूल एरर रेट को यूज करते हैं। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यूल एरर रेट, ठीक है। जहां पर आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एरर को यूज करते हो कि जो रिमेनिंग नेटवर्क है उसमें कभी कोई एरर हो जाती है तो वो डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। The number of physical link in fully connected mesh network with n node in duplex mode will be, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेश नेटवर्क में आप जब इसको कनेक्ट करते हो n नोड से तो जनरली इसका फॉर्मूला होता है n(n-1) डिवाइड बाय 2। मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मैंने इसको हाईलाइट भी कराया था और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। जनरली ये गेट यूजीसी नेट में पूछा गया है। देखो लैंग्वेज वो चेंज कर देते हैं, बाकी फंडा सेम है, ठीक है। तो मेश टोपोलॉजी में आप इसको यूज करते हो n(n-1) डिवाइड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134। द पोर्ट एड्रेस इज यूज्ड इन इंटरनेट एम्प्लॉइंग TCP/IP प्रोटोकॉल्स इज कंप्रेस्ड ऑफ बिट। तो पोर्ट एड्रेस हम कितना यूज करते हैं TCP/IP में 16। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। TCP/IP प्रोटोकॉल जो होता है जिसका हेडर फॉर्मेट आपको याद करना होता है उसमें हम 16 बिट को यूज करते हैं, ठीक है। तो पोर्ट एड्रेस कितने का होता है 16 बिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। द नंबर ऑफ बिट पोजीशन इन टू कोड वर्ड्स डिफर इज कॉल्ड हैमिंग डिस्टेंस, है ना। हैमिंग डिस्टेंस में क्या होता है कि मान लो आपको 10101 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 00110, ठीक है। तो अगर जो दो डिफरेंट होते हैं लाइक ये, तो ये हैमिंग डिस्टेंस कहलाती है। ये भी हैमिंग डिस्टेंस है और ये भी हैमिंग डिस्टेंस है, लेकिन ये हैमिंग डिस्टेंस नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। तो जब आप टू कोडवर्ड जो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से तो वो हमारी क्या कहलाती है हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136। द टेक्निक ऑफ टेम्पररी डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट सो दे कैन hooked on the next outgoing data frame is called। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको समझाया कि जब हम एक स्लाइड को भेजते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने ए स्लाइड में मैंने ए डेटा भेजा और ए डेटा इसको पहुंच गया, तो ये क्या करेगा, इस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो एक्नॉलेजमेंट के साथ ये क्या भेजेगा, पीछे ये भेजेगा कि मेरे को नेक्स्ट फ्रेम चाहिए, लाइक मेरे को बी भेज दो, ठीक है। तो ये क्या होती है, हुक पिगी बैंकिंग प्रोसेस होती है। हम क्या करते हैं, हुक्ड करते हैं उसके साथ नेक्स्ट आउटगोइंग कि हमको नेक्स्ट वाली कौन सी चाहिए, डिमांड करता है वो, तो ये एक्नॉलेजमेंट के साथ कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम पिगी बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द लॉजिकल एड्रेस ऑफ नेटवर्क मशीन फ्रॉम इट्स IP एड्रेस। सो अगर लॉजिकल एड्रेस की बात करती हूँ और IP एड्रेस, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस को मैं मैक एड्रेस भी बोलती हूँ। मैक एड्रेस से मैं IP एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस को फाइंड कर रही हूँ। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जब भी आप IP से मैक को कन्वर्ट करते हो, ठीक है, IP से हम मैक में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है हमारा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यहाँ पर हम ऑपोजिट कर रहे हैं। तो ये रिवर्स एड्रेस RARP है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में RARP। तो RARP का फुल फॉर्म है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू मैक, मतलब मैक से आप IP में कन्वर्ट करते हो, ठीक है।
तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ RARP और ARP. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138. डोमेन नेम स्पेस रिप्रेजेंटेड एज एन इन्वर्टेड हिरारिकी ट्री स्ट्रक्चर कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ लेवल्स. सो डोमेन नेम स्पेस की बात करते हैं जहां पर आप जब रिप्रेजेंट करते हो इन्वर्टेड हिरारिकल ट्री स्ट्रक्चर में, तो वहां पे हम कितने लेवल ऑफ मैक्सिमम यूज कर सकते हैं? 128 लेवल्स आप उसमें यूज कर सकते हो. डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139. Which of the following cloud service is an example of IaaS? IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इसमें हम क्लाउड सर्विस का कौन सा एग्जांपल है? तो Amazon S3 इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्टली क्या होता है कि इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 140. इन CDMA each bit time is subdivided into m short interval is called. ठीक है. CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है ना, जहां पर हम बिट टाइम यूज करते हैं और उसको एम छोटे छोटे इंटरवल्स में तोड़ते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? चिप्स. हमने पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसीलिए आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया था क्योंकि आप पूरा पेपर देखो. हम 140 क्वेश्चन तक आ गए हैं. जो न्यूमेरिकल आए थे वो बेसिक लेवल पे थे. हाँ, एक आध दो सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो थे वो थोड़े ट्रिकी थे, बट नॉट दैट कि आप उसको सोल्व ना कर पाओ. और देखो, अगर हम 100 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन हटा भी देते हैं तो हमको बाकी के क्वेश्चन जो हैं 95 क्वेश्चन तो आने चाहिए. और वो मैं बोल सकती हूँ कि 100 में से 80 क्वेश्चन जो होंगे वो पूरे थ्योरेटिकल बेस्ड हैं. दैट इज वाई कि मैं आपको बोलती हूँ बुक्स रीड करो, इसीलिए मैं बुक से पढ़ा रही हूँ. ठीक है. तो ये पूरा पार्ट जो है ये चिप्स वाला है, सब मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क में कवर कराया है. टोटली हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ाया भी वहाँ पे चिप्स की डेफिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141. द इफेक्टिवनेस ऑफ अल्फा बीटा प्यूरिंग इज डैश डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर इन विच द स्टेट आर एग्जामिन. ठीक है. अगर हम अल्फा बीटा प्यूरिंग की बात करते हैं तो ये हाईली डिपेंडेंट होती है उस ऑर्डर पे ऑफ स्टेट जहां पर हम एग्जामिन करते हैं. तो इट इज हाईली डिपेंडेंट. ठीक है, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है ना अल्फा बीटा प्यूरिंग के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 142. लव्स राम श्याम्स वी या कंजक्शन डिस्जक्शन बोल सकते हैं हम. लव्स राम मोहन एक्सप्रेसिंग नॉलेज रिप्रेजेंटेड. तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. यहाँ पर आपको पता है क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है. ठीक है. सो ये एक प्रकार का इनकम्प्लीट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143. रिकर्सिव प्लानिंग वर्क डैश फ्रॉम द गोल रदर देन फ्रॉम द इनिशियल स्टेज. तो सबसे पहले रिकर्सिव प्लानिंग, इसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट थे क्योंकि ये इन्होंने बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं पूछा था. ठीक है. फॉरवर्ड बैकवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड भी हो सकता है. ठीक है. सो इसीलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे. इनफ्लेक्शन मॉर्फोलॉजी एक्सप्रेस रिलेशंस बिटवीन द वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच. सिंटैक्टिक आपने पढ़ा है एआई में, एआई है ना, एआई का पार्ट है ये मॉर्फोलॉजी, जहां पर आप क्या कर सकते हैं वर्ड्स ऑफ मतलब उस स्पीच के जो वर्ड्स होते हैं उसको हम सिंथेटिक बोलते हैं. ठीक है. ये उसी का पार्ट है. जैसे लेक्सिकल होता है तो सबसे पहले हम उसको टोकन में तोड़ते हैं, फिर सिंथेटिक होता है. तो हम यहाँ पे सिंथेटिक बोल रहे हैं, वहां हम सिंटेक्स एनालाइजर बोलते हैं. तो जो वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, तो वो वर्ड्स क्या हो जाएंगे हमारे लिए? सिंथेटिक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है? तो देखो, रिट्राइवल इज इक्वल टू इंडेक्सिंग प्लस सर्च. ठीक है. रिट्राइवल करना मतलब क्या कि इंडेक्सिंग या इंडेक्सिंग लाइक आप जानते हो कि अगर मैंने मेरे पास कोई बुक है और अगर मुझे उसका पेज नंबर पता है तो मैं उसको इंडेक्सिंग नंबर डालूंगी और डायरेक्ट सर्च कर लूंगी. सो रिट्राइव करना, मैं रिट्राइव कर रही हूँ. ठीक है. यहाँ पर रिट्राइव और रैंक प्रिसिशन बिल्कुल नहीं होगा, गलत है. सर्च करना, सर्च कैसे करोगे? रिट्राइव प्लस नहीं. अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो ये तो इनकरेक्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का फंडा हो जाएगा. ठीक है. और दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146. इन होपफुल नेटवर्क द एसिंक्रोनाइज अपडेटिंग ऑफ यूनिट अलाउज अ फंक्शन इज नोन एज. तो होपफुल नेटवर्क को आप यूज करते हो जब आप एसिंक्रोनाइज अपडेटिंग करते हो किसी यूनिट्स को, तो उसको क्या बोलते हैं? लेपने फंक्शंस. ठीक है. सो ये डेफिनेशन है इसकी, आप इसको डायरेक्टली याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है. इनकी डेफिनेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147. इन द रेफरेंस ऑफ डेथ पेनल्टी इन जेनेटिक एल्गोरिथम व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. देखो ध्यान से देखना, नॉट करेक्ट पूछा है. सो जो डेथ पेनल्टी जेनेटिक एल्गोरिथम में होती है तो इट हैंडल द कंस्ट्रेंट. हाँ बिल्कुल. ठीक है.
इट कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ सिंगल एंड मल्टी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट। अगर ये कंस्ट्रेंट को हैंडल कर रही है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि जेनेटिक एल्गोरिथम है ना, तो वो सिंगल और मल्टी ऑब्जेक्टिव जो कंस्ट्रेंट है उनको यूज करेगी। ठीक है, जनरेट द फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि जेनेटिक एल्गोरिथम है तो ये एक फिजिबल सॉल्यूशन तो डेफिनेटली जनरेट करेगी, लेकिन द म्यूटेशन रेट्स में इंक्रीज, यहाँ पर म्यूटेशन रेट जो होता है ना वो डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज होता है। ठीक है, सो दैट इज वाई कि ऑप्शन डी इज रॉन्ग, मतलब ऑप्शन डी गलत है क्योंकि नॉट करेक्ट बताना था। दैट इज वाई कि हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148। ए स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ऑफ मेंटेनिंग यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ सॉल्यूशन इन द ऑब्जेक्टिव स्पेस इज नॉन एज। ठीक है, सो आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच यूज कर रहे हो जहां पर आप यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन रख रहे हो, तो वहां पर रैंक सिलेक्शन, जैसे कि आप रैंक सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये एक बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है जो आप यूज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ LRTA ए रियल टाइम ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, सो इससे डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जो एच वैल्यू होती है वो कभी डिक्रीज नहीं होती है और हमेशा एडमिसेबल होती है। ठीक है, सो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया था यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉट अ प्री हिल्बर्ट स्पेस। प्री हिल्बर्ट स्टेट वो होता है, अगर नोट नहीं होता यहाँ पर तो देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ भी नोट दिया है, यहाँ भी नोट दिया, दैट मीन्स क्या कि ये होता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। लेकिन अगर हम इनर प्रोडक्ट की बात करते हो तो इट मस्ट सेटिस्फाई सिमेट्रिक, यस। ठीक है, इट मस्ट सेटिस्फाई बाइनलिनियरिटी, ठीक है बिल्कुल, और ए हिल्बर्ट स्पेस इज कंप्लीट इनर प्रोडक्ट, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि ये अगर सही ये गलत हो गया तो ये तो सही होगा ही होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।